हेलो एवरीवन। आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम हमारा साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका हम आज का लास्ट पार्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहला हमारा आज का फीचर है अ सेक्युलर स्टेट। The Indian Constitution declares India as a secular country, which means that the state does not follow or promote any specific religion as its official religion. अब देखो सेक्युलर स्टेट का अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सा मीनिंग है। वो क्या है वो आप देख लो। मतलब यूएस में जो होता है सेक्युलरिज्म, उसमें ऐसा है कि कोई भी रिलीजियस मैटर में गवर्नमेंट उसमें पूरी तरह से पढ़ नहीं सकती या फिर उसमें कुछ काम नहीं कर सकती, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। हमारे यहाँ का सेक्युलरिज्म अलग है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि हमारे लिए सारे जो भी रिलीजन्स हैं हमारे यहाँ पे वो इक्वल है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी है, ये सारे के सारे इक्वली हम इनको देखते हैं। हम इसको किसी को ऊपर या फिर नीचे हम नहीं देखते। ये हमारा सेक्युलरिज्म का हमारा मीनिंग है। दिस आइडिया इज क्लियरली शोन इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो आइडिया है ये बहुत सारे पार्ट्स में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिफ्लेक्ट होता है, दिखते हैं। A word secular was added to the preamble by the 42nd Amendment of 1976। अब देखो ये जो सेकुलर वर्ड है ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, प्रियम्बल में भी नहीं था। इसको लाया गया द 42nd अमेंडमेंट जो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है हमने बात की थी उसमें लाया गया 1976 में। द प्रियम्बल also promises freedom of belief, state, faith and worship to every citizen। ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? द स्टेट मस्ट ट्रीट एवरीवन इक्वली बिफोर द लॉ। ये पहला है। इसमें सेकुलरिज्म दिखता है कि कौन सा भी कास्ट का यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं है। जो भी बंदा यहाँ पे रहता है इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन सिटीजन ही नहीं, कोई फॉरेनर भी है, उसको सभी को एक जैसे तोला जाएगा, समांतर रूप में ही सबको देखा जाएगा। ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 किसी भी कास्ट या फिर रिलीजन के बेसिस पे हम उन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। पब्लिक जो भी चीज़ें हैं, पब्लिक रिसोर्सेस है वो यूज़ करने में, राइट। 16 कहता है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगे उसमें हमारा कोई भी रिलीजियस या फिर कास्ट का ये नहीं होगा। कुछ हम बाइफरकेशन या फिर उसको तोला नहीं जाएगा, सबको समान हक मिलेगा। बस यही है कि उसमें कुछ ऐसे नॉर्म्स है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ गवर्नमेंट बना सकती है कोई रूल उनके बेनिफिट के लिए या फिर उनको आगे लाने के लिए या फिर विमेन और चिल्ड्रन के लिए। वो सिर्फ वहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बाकी सारा जो है वो एज अ हम सेक्युलरिज्म पे ही काम करते हैं। ठीक है। आर्टिकल 25 everyone has the freedom to concise and the right to follow and spread any religion। तो सभी को इक्वल हक है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करे, उसको स्प्रेड करे। ये सभी को यहाँ पे फ्रीडम है। आर्टिकल 26 रिलीजन रिलीजियस ग्रुप्स कैन मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर्स। ये भी है। ये हम आगे जाके देखेंगे, अभी मैं सिर्फ रीड करता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। आर्टिकल 27 नो वन कैन बी फोर्स टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोटिंग अ रिलीजन। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, चलो चंदा दो हमारा, आज ये हम कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं रिलीजियस मैटर के लिए, तो चंदा दो, ये नहीं कर सकते। आप उसको ना बोल सकते हो, आपको राइट है। आर्टिकल 28 नो रिलीजियस टीचिंग इज अलाउडेड इन गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स। इसके भी कुछ नॉर्म्स कंडीशंस हैं, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है। 29 कहता है एनी ग्रुप कैन प्रोटेक्ट देयर ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। ठीक है। माइनॉरिटीज 30 कहता है माइनॉरिटीज कैन सेट अप एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये माइनॉरिटीज को हक दिया जाता है कि जो भी माइनॉरिटी में जो भी रिलीजन है वो अपना इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डाल सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 44 द स्टेट शुड ट्राई टू ब्रिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात डीपीएसपीज में की गई है, ये हम उसको देखेंगे। ठीक है। तो इंडियन वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, अब देखो मैंने पहले भी बताया था, ये अब यहाँ पे हम देखेंगे। वेस्टर्न आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म मीन्स अ टोटल सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस
एंड पॉलिटिकल मैटर्स, पॉलिटिक्स, राइट। तो अब देखो चर्च है तो उसके जो भी मैटर है वो चर्च ही देखेगा, जो स्टेट के मैटर्स है वो स्टेट देखेगा। हमारे यहाँ पे कैसा है, बट इन इंडिया वेयर देयर आर मेनी रिलीजियंस, this type of complete separation doesn't fit. So Indian secularism is different. It means equal respect and protection for all religions, not ignoring them. हम किसी को इग्नोर नहीं करते। यहाँ पे कैसा है, अब देखो वहां पे कैसा है कि एक ही रिलीजन के लोग बहुत सारे हैं, राइट। तो वहाँ का सेक्युलरिज्म का जो भी पार्ट है या फिर उसका जो माइंडसेट है वो अलग है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स यहाँ पे हैं और उसके लिए हमें सबको इक्वली रखना पड़ता है। उसके लिए जो भी राइट्स बनाने पड़ते इक्वली सबको रखने के लिए, किसी को डोमिनेट ना हो, किसी को कोई कोई पावर में ना आ जाए। मतलब कोई रिलीजन ऐसा ना हो कि दूसरा रिलीजन का बहुत ज्यादा पावर है इसलिए वो दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, ऐसा ना हो। इसलिए हम सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं, सारे रिलीजन्स को, ठीक है। एंड ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, अर्लियर देयर यूज्ड टू बी सेपरेट रिजर्व्ड सीट्स फॉर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन लेजिस्लेचर। ये खत्म हो गया, सभी को अलग अलग था। हमने देखा था मुस्लिम लीग का अलग सा रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हिंदूज के अलग थे, सिख के अलग थे। ये पूरी तरह से बंद हो गया। हाँ, अभी भी बैकवर्ड क्लास के लिए जो है उसके लिए कुछ रिजर्व सीट्स है, पर बाकी के सारे जो भी रिलीजियस जो ग्रुप्स है उसके रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड द सिस्टम, दैट सिस्टम, but it still allows temporary reservation for scheduled castes and scheduled tribes to make sure they are fairly represented। अभी मैंने ये बताया, ठीक है, कुछ रखे हैं हमने फेयर रिप्रेजेंटेशन हो इसके कारण, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑल एडल्ट सिटीजन्स द राइट टू वोट। यह नया फीचर हम देख रहे हैं। तो सभी को देखो, ऐसा नहीं है कि अंबानी या फिर टाटा या फिर बिरला है इसलिए वो अगर वोट करने जाएंगे तो उनका वोट का लेवल होगा 50। मतलब अगर उन्होंने एक वोट दिया तो 50 वोट के जैसे उनका गिना जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उनको जो एक वोट का जो एक ही उनका वोट गिना जाता है, वैसे ही जो भी पुअर होगा, जो मैं हूँ आप हो, सभी का एक समान रहता है। कोई किसी को ऐसे नहीं है कि कोई बड़ा आदमी है इसलिए उसको ज्यादा वोट का गिन के गए उसके, और जो छोटा है उसके कम गिना दिए, ऐसा नहीं है। और इंडिया का अगर सिटीजन है तो सभी को राइट टू वोट है, एक एज लिमिट 18 के ऊपर, राइट। तो ये हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ their caste, religion, gender, education, wealth or social status, every Indian citizen 18 years or older has the right to vote in Lok Sabha and state legislative assembly elections। और हमारे अगर पंचायत समय पंचायत राज हो या फिर नगर पंचायत हो, उसमें भी आप वोट कर सकते हो, मतलब सभी जगहों पे। Originally, the voting age was 21 years, but it was reduced to 18 by 61st Constitutional Amendment Act 1988, which came into effect in 1989। ये याद रखना कब से 18 हो गया उसका। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1988 में ये हुआ और ये इफेक्ट में आ गया 1989 से। Why it was remarkable? At this time of at the time of independence, India had a huge population, बहुत जनसंख्या थी, ठीक है, लोक संख्या थी, हाई पॉवर्टी थी, गरीब लोग बहुत थे, वाइड स्प्रेड इलिटरेसी थी, एजुकेशन नहीं था, स्ट्रॉन्ग सोशल इनइक्वालिटी थी, ये मतलब बैकवर्ड क्लास, ओपन क्लास, ये बहुत ही ज्यादा इसमें ऊंच नीच बहुत थी तब। Despite these challenges, the constitution makers gave voting rights to every adult, which was a bold and progressive step। ये होते हुए भी तब के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने वोटिंग राइट्स सबको कर दी, जो भी एडल्ट है उनको सबको दे दी, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेक्स डेमोक्रेसी इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी। आपको लगता है कि आप एक उसका भाग हो, एक पार्ट हो आप उसका डेमोक्रेसी का, राइट।
तभी आप उसको वोट करते हो, आप वोटिंग में जाते हो, अपने जो भी के अंदर जो भी कैंडिडेट है उसको आप वोट करते हो वहां पे। गिव्स सेल्फ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी पीपल, ये आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। क्यों? आपका भी वही दर्जा है, आपको भी उतना ही मान है वोटिंग के टाइम पे, जितना अंबानी या फिर किसी बड़े आदमी को है, उतना ही आपको भी औहदा है तब, या फिर आपकी भी उतनी ही वैल्यू की जाती है। अगर आप गरीब हो, आप मिडिल क्लास हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेंथन्स इक्वालिटी इन द कंट्री, इससे इक्वालिटी स्ट्रेंथन होती है। allows minorities to protect their interests। ओके, अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि माइनॉरिटीज जो है उनको हम थोड़ा सा हम पुश करते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलता है इससे, राइट। गिव्स होप टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जो वीकर सेक्शंस है उसको भी होप मिलता है, यार हमें कोई तो पूछ रहा है। जब हम देखते हैं कि इलेक्शन आता है, तब हाँ बहुत सारे जो मंत्री शंत्री जो होते हैं वो भी गली में जाते हैं, सबको पूछते हैं आपको क्या चाहिए क्या नहीं। तो वीकर सेक्शन को भी वहाँ पे वैल्यू मिलती है, वो पुट फोर्थ कर सकते हैं उनको क्या चाहिए कैसे चाहिए, ऐसी चीजें भी होती है, तो उनको भी वैल्यू मिलती है तब, राइट। तो उनकी भी वैल्यू करना चाहिए, लोगों ने वैल्यू करना चाहिए एक दूसरे की। इसलिए ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मूव था, ठीक है। अब देखो सिंगल सिटीजनशिप, अभी आप अब अपने भारत की कोई किसी भी कोने में जाओ, आपको एक सिंगल सिटीजनशिप ही है। आप कहीं पे भी जाओ, यूएस में अगर आप जाओगे तो वैसा नहीं है, मैक्सिको का अलग होगा, या फिर वॉशिंगटन का अलग होगा। जो वीजा है, मतलब जो पासपोर्ट है वो अलग होगा, आपको वो अप्रूवल लेके आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। यहाँ पे वैसे नहीं है। इवन दो दैट इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम विद बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, दोनों है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है स्टेट गवर्नमेंट भी है, फिर भी इट प्रोवाइड्स ओनली वन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप। फिर भी आपको एक ही सिटीजनशिप मिलती है जो कि इंडिया की सिटीजनशिप है। It means every Indian in the citizen is a citizen of India only, not separately of any state। कोई स्टेट का अलग सा कोई ये सिटीजन नहीं है, ये पूरे भारत का एक रहवासी है, या फिर भारत में रहने वाला ये पर्सन है, ये उससे डिफाइन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट विद द यूएस, यूएस में क्या है, सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अ पर्सन को एक एक बंदे को दोनों सिटीजनशिप चाहिए रहने के लिए यूएस में। एक तो सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए, और सिटीजनशिप ऑफ पर्टिकुलर स्टेट भी होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पे वो रह रहा है, या फिर उसको किसी अदर स्टेट में जाना है, तो उसका भी उसको सिटीजनशिप लगता है। सो इन द यूएस पीपल हैव ड्यूअल सिटीजनशिप विथ सेपरेट राइट्स फ्रॉम द सेंट्रल, सेंट्रल से कुछ अलग राइट्स मिलते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो भी वहाँ पे अलग से रूल होते हैं। हर एक गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है वहाँ पे, उसका हमने देखा पिछले कुछ सेशंस में कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका अलग से कुछ नॉर्म्स रहते हैं, या फिर वो अलग सा रन होता है, और वो अपने अपने जो रूल्स है वो अलग से बनाते हैं। हमने देखा था जो जुडिशियल सिस्टम था अमेरिका का, उसमें हमने देखा था कि जो फेडरल का कोर्ट है वो अलग है, स्टेट का जो कोर्ट है वो अलग है। तो स्टेट का जब कोर्ट अलग रहता है, तो स्टेट जब लेजिस्लेचर उसका कुछ लॉ पास करती है, मैक्सिको में अलग सा लॉ होगा, वॉशिंगटन में अलग सा लॉ होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो लॉ आपको फॉलो करने पड़ते हैं वहां पे, ठीक है। इन इंडिया नो मैटर विच स्टेट अ पर्सन इज फ्रॉम, they enjoy the same civil and political rights across the whole country। कहाँ भी रहो कैसे भी रहो, आपको एक सिटीजनशिप मिलेगा। आप वही वही सारा लॉ, वही सारे रूल्स आपको सभी जगह पे देखने को मिलेंगे। नो लीगल डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड बिटवीन सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अभी मैंने वही बताया कि आप कहीं भी जाओ, आपको कोई लॉ में चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है। चैलेंजेस, ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स यूनिटी, इन रियलिटी इंडिया स्टिल फेसेस कम्युनल राइट्स, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, लिंग्विस्टिक एंड एथिक डिस्प्यूट्स, एथनिक डिस्प्यूट्स। ओके, अभी भी देखो हमारे यहाँ पे ये चीजें हैं, क्योंकि अब देखो प्रमोट तो किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है, पर अभी क्या होता है कि इसका कारण ये है कि इलिटरेसी,
हमने पहले भी बात की कि इलिटरेसी एक बड़ी वजह है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी हमारा जो देश है वो अभी भी कास्ट सिस्टम में अटका हुआ है। और इसका हम कह सकते हैं फायदा जो है वो पॉलिटिशियंस भी लेते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है या फिर ये एस्पेक्ट है, आप कह सकते हो कि इसकी वजह से हम अभी भी वही के वही अटके हैं। और हमारी ग्रोथ थोड़ी सी उसकी वजह से, बहुत सारी ग्रोथ में कह सकता हूँ कि उससे हम पीछे रह जाते हैं। क्यों? कास्ट सिस्टम में बटे हैं। कास्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, कम्युनल राइट्स होते हैं, और लैंग्वेज के ऊपर और एथनिक डिस्प्यूट्स, एथिक्स के ऊपर ये हमारे यहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ये सारे जब तक है तब तक थोड़े से हमारे लिए चैलेंजेस है। पर ये जैसे एजुकेशन ठीक से बढ़ जाएगा, एजुकेशन सब में आ जाएगा, एजुकेटेड होंगे लोग, तो धीरे धीरे ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ये आशा करते हैं। दिस shows that the goal of national unity and integration is still a work in progress। ये अभी मैंने बोला, ये आशा है आगे जाके कि ये ठीक हो जाए। तो इसके लिए आप मतलब जो भी आप अभी वीडियो देख रहे हो, एजुकेशन इज द की। जब तक हमारे लोगों में एजुकेशन नहीं आएगा तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट जस्ट क्रिएट अ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इट आल्सो स्टेप्स अप सम इंडिपेंडेंट बॉडीज। अब देखो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन कौन से है, देखो दीज बॉडीज आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल एंड आर इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग डेमोक्रेसी स्ट्रांग। अब ये बात भी सही है। मान लो कि जो यूपीएससी बनाने वाली जो यूपीएससी जो है, जो कि सिविल सर्वेंट्स को बनाती है, मतलब उनको डेवलप करती है और सिलेक्ट करती है, या फिर पब्लिक सर्विसेज के रिलेटेड स्टेट में जो पब्लिक सर्विस जो भी कमिटीज रहती है वो हो, या फिर इलेक्शन कमिटी हो, ठीक है। अगर ये गवर्नमेंट के डोमिनेशन में आ गई या फिर उनके इन्फ्लुएंस में आ गई, तो फिर गवर्नमेंट तो चेंज ही नहीं हो पाएगी, राइट। अगर यूपीएससी पूरी तरह से मतलब गवर्नमेंट के इसमें के अंडर आ गई, इन्फ्लुएंस के अंडर, तो सिलेक्शन भी ऐसे लोगों का होगा जो गवर्नमेंट के लोगों के लिए जो फायदेमंद जो लोग हैं उनका ही सिलेक्शन किया जाएगा, राइट। ऐसा होगा। या फिर इलेक्शन कमीशन अगर पूरी तरह से एक पार्टी की ही होगी, एक पार्टी की तरफ ही झुकी हुई होगी, तो फिर ये जस्टिस कैसे होगा? जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो कैसे होगा? सबको जो चांस मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी का चांस मिलना चाहिए खड़े होने का, वो कैसे मिलेगा, राइट। इसीलिए कुछ जो पार्टीज बॉडीज है उनको न्यूट्रल रखा जाता है, या फिर उनको डिपेंडेंट नहीं रखा जाता गवर्नमेंट के ऊपर। वो अपना जो कंट्रोल है वो खुद का कंट्रोल रहता है। हाँ ठीक है, कुछ चीजें हैं कि उनको ये रिपोर्टिंग रहता है, पर जो डोमिनेटिंग जो फैक्टर्स है वो कंट्रोल में गवर्नमेंट के नहीं दिया जाता। जैसे कि इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो ये जो इलेक्शन कमीशन हो, कैग हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी हम देखेंगे। ये जो भी खर्चा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी खर्चा किया गया है उसका खर्चा ठीक से किया है या नहीं किया है, वो कैसे किया है, ये सब ये कंट्रोलर जो कैग है वो देखते हैं। यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, ये भी उसमें से होता है। अब इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने जुडिशरी में देखा, सेम उसी तरह से इनको भी जो कंट्रोल है उनका पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में नहीं दिया जाता, ठीक है। हाउ देयर इंडिपेंडेंस इज प्रोटेक्टेड, अभी देखो मैंने अभी कुछ बताए पॉइंट्स। फिक्स टेन्योर फॉर मेंबर्स, ठीक है, उनको बदला नहीं जा सकता, ठीक है। सैलरीज एंड एक्सपेंसेस आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यही अभी मैंने बताया। सो गवर्नमेंट कांट कट देयर फंडिंग इजीली। सर्विस कंडीशंस आर प्रोटेक्टेड, उनका जो सर्विस जो कंडीशंस है वो प्रोटेक्टेड रहता है, उनको ऐसे इजीली नहीं आप हटा सकते। जैसे जुडिशियरी को आपको स्पेशल मेजॉरिटी से उनको निकालना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ क्राइटेरिया। उसी तरह से इन इंडिपेंडेंट बॉडीज के जो भी हेड है या फिर उनकी जो भी बॉडी है उनको निकालना इतना आसान नहीं है। उनके इस तरह उसको बहुत कुछ पार्लियामेंट को पास करना पड़ता है, बहुत कुछ चीजें करनी पड़ती है, ठीक है।
अब देखो इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, हमने ये इमरजेंसी प्रोविजंस लिए थे हमारे आर्टिकल 1935 से, ठीक है। अब देखो ये क्या क्या है हम देखेंगे, हम आगे भी जाके इमरजेंसी प्रोविंसेस प्रोविजंस हम देखेंगे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द प्रेसिडेंट टू टेक स्पेशल पावर्स during serious problems called emergencies. These powers help protect India's sovereignty and unity, the democratic system, the constitution itself. अब देखो ये जब भी किसी बाहरी कंट्री का या फिर बाहरी पावर का हम पे अटैक होता है, तो देश को चलाने के लिए, उसको ठीक से रन करने के लिए, तब के टाइम के लिए एक सॉवरेनिटी हो, यूनिटी हो, इसके लिए इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। जब आउटर थ्रेट होता है, जब इनर थ्रेट होता है तब भी लगाई जाती है। अब वो कौन कौन से हैं हम देखेंगे। नेशनल इमरजेंसी होती है पहली, डिक्लेयर्स व्हेन देयर इज वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म्ड रिबेलियन। इंडो चाइना वॉर जो था 1962 का, ये एक एग्जांपल है, तब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। अब जब नेशनल इमरजेंसी जब एक्सटर्नल पावर से लगती है, तो उसको आर्टिकल 352 के अंडर उसको लगाया जाता है, आर्टिकल 352, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी, जब भी कोई स्टेट हो उसका जो असेंबली है वो गिर जाती है, जब डिसॉल्व हो जाती है, या फिर वो ऐसा है कि स्टेट सेंट्रल की बात नहीं मान रही है या फिर कुछ ऐसा होता है, तब प्रेसिडेंट उसको पूरी तरह से सेंट्रल के पास उसके राइट्स लेती है और गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट उस स्टेट को चलाने लगते हैं। तो व्हेन अ स्टेट गवर्नमेंट ब्रेक्स डाउन और डजंट फॉलो सेंट्रल ऑर्डर्स, अब देखो ये बात की, द सेंट्रल टेक्स डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट, सेंट्रल डायरेक्टली कंट्रोल लेता है। और जो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, उसमें लोकसभा एज अ विधानसभा की तरह काम करना शुरू करती है। जो भी नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉज है उस स्टेट के, वो वहां पे रखे जाते हैं और उसको वहां पे पास किया जाता है सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 356 एंड 365, ये याद रखना। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब भी हमारे यहाँ पे कड़की हो जाती है या फिर फाइनेंशियल कुछ चीज़ों का हम पे इफेक्ट होता है, तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए ये इमरजेंसी लगाई जाती है। तब सेंट्रल कैन कट सैलरीज सेंटर कैन कट सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट वर्कर्स एंड कंट्रोल स्टेट बजट्स। तो स्टेट को बता देती है कि भाई थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल कर लो, ये चीजें जो है वो आप कम कर लो, या फिर जो लोगों की सैलरीज है गवर्नमेंट वर्कर्स की वो कम कर दो, ऐसे वो बता देते। इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इंडिया फेडरल सिस्टम बिकम यूनिटरी, मतलब जो फेडरल सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटरी जो पावर्स है वो इकट्ठा हो जाती है सेंटर पे, राइट। सेंट्रल के पास पूरी तरह से राइट्स जाते हैं। नो नीड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, इट ऑटोमेटिकली अलाउज इट्स शिफ्ट। अब हर बार उसको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, या ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस है फॉलो करने की, ये सारे के सारे जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो आगे जाके इन डिटेल हम देखने वाले हैं। तो सिट बैक, टाइट, रिलैक्स, इसको लोड मत लो, अभी के लिए सिर्फ सुनो, ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। ये जो सीरीज है ये आप करते रहोगे, मैं बार बार उसको रिपीट करूंगा और आपका ये फाइनली सारा बाय हार्ट हो जाएगा। आप ही बाद में बोलने लगोगे मेरे साथ ही कि हाँ ये है, वो है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। This ability to temporarily centralize power is a unique feature of the Indian Constitution. ये यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये हमने कहीं से उठाई नहीं है, ठीक है। 3 टियर गवर्नमेंट, हमारे यहाँ 3 टियर गवर्नमेंट चलता है, सेंट्रल, जो स्टेट, और फिर पंचायत या फिर लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। देखिए इनिशियली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेट अप ड्यूअल पॉलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इतना ही था पहले, ठीक है। बट लेटर 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, द लोकल गवर्नमेंट, दिस सिस्टम स्टार्टेड, मतलब पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज इंट्रोड्यूस हो गई। वो कब हुई? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में, ठीक है। दिस सिस्टम इज यूनिक टू इंडिया एंड इज नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में किधर भी आपको ये जो यूनिकनेस है वो कहीं पे दिखाई नहीं देगा। 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम,
changes due to the 73rd and 74th amendment of 1992। ये आपको पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन से बताया गया था, वो कौन सी सिस्टम थी? तो वो ड्यूअल पॉलिटी सिस्टम थी, ठीक है। और ये 3 टियर सिस्टम कब से स्टार्ट हुई? 1992 से, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन ने पंचायत राज जो है वो लाया, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज टू पंचायत द रूरल लोकल गवर्नमेंट, added part 11 added part 9 and schedule 11 of the constitution. 74th amendment 1992 brought municipalities, okay, municipalities, the urban local governments, part 11a 9a and schedule 12 of the constitution, ठीक है। तो now India has a 3 tier system of government: central government at the national level, state government at state level, local government at rural and urban level। तो सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, स्टेट में हमारी विधान सभा विधान परिषद रहती है, और लोकल गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत म्यूनिसिपालिटीज रहती है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अब ये क्या है? द 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 gave constitution constitutional recognition and protection to cooperative societies of India. A cooperative society is a group of people who come together to meet their common needs, especially in sectors like farming, banking and marketing। अभी आप देखते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत सारी बनती है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको बहुत सारा फंड मिलता है, कुछ अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो रिकग्निशन है और उनका जो प्रोटेक्शन है, ये स्टार्ट हो गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में के बाद। तो ये कोऑपरेटिव जो है वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हमारा होता है, वो भी एक कोऑपरेटिव टाइप की सोसाइटी है। या फिर बैंकिंग के रिलेटेड हम कोऑपरेटिव बैंक्स देखते हैं, आपने सुना होगा। मार्केटिंग में भी होता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जो रहता है वो भी होता है। की चेंजेस ड्यू टू द 97th अमेंडमेंट: राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। Now, the right to form cooperative societies is a fundamental right under Article 19। तो आपका ये एज अ फंडामेंटल राइट ही है आर्टिकल 19 में, ठीक है। अब हम ये देखेंगे राइट बाद में। डीपीएसपीज में ये अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज एडेड, आर्टिकल 43B, टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। न्यू पार्ट 9B, a new part 9B was added to the constitution, Article 243ZH and 243ZT, specifically for cooperative societies। This section includes rules to ensure that cooperative societies work in a democratic, professional and economical sound manners। अब देखो ये जो अमेंडमेंट्स है, ये यहाँ पे दिया है कि कौन कौन सी चीजें बदली गई 2011 के अमेंडमेंट के बाद, राइट। तो ये आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना, ये कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके ये एक बार देख लेना। ये इसको कोई एक्सप्लेन करने की बहुत कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इट मीन्स: द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इससे पार्लियामेंट को राइट मिल गया कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में लॉ बनाने का। द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉ फॉर स्टेट बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो देखो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का किसके पास पावर गया? पार्लियामेंट के पास। और स्टेट बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज का स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये याद रखना, ये कंफ्यूजन मत कर लेना, ठीक है। क्रिटिसिज्म्स, अब हमारा ये लास्ट को हम बढ़ रहे हैं, लास्ट का ये हमारा पॉइंट रहेगा। क्रिटिसिज्म्स कौन कौन से हैं हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, some critics claim that the Indian constitution is not original and is just borrowed or patchwork constitution, saying that it copies parts from other constitutions. These critics argue that the constitution is nothing new or unique because it has been taken from many different constitutions worldwide। अब देखो कहा ये गया है कि हमने बोरो किया है, इसको से पैच वर्क किया है, बस इधर उधर से उठाया और यहाँ पे डाल दिया और कुछ इसमें चीजें बदली गई और ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना दिया। आपने ऐसी क्या मेहनत की है इसको बनाने के लिए? तो उस पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का क्या रिस्पॉन्स है ये हम देखेंगे।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी थे, disagreed with this criticism. He argued that no constitution created in the modern world could be completely original because countries have already established what a constitution should include. अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने अगर आप मेरे फॉलो कर रहे हो सीरीज, तो ये बार बार ये रिपीट होता है मेरे सीरीज में कि देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमने 70 अदर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के हमने यहाँ पे कुछ चीजें हमारे इसमें हमने ली है। अब देखो हर एक अब किसी भी कंट्री में जाओ, फॉर एग्जांपल आप फंडामेंटल राइट्स लोगे, तो वहां पे भी फंडामेंटल राइट्स होंगे ही ना। वहां के जो सिटीजन्स है उनको भी इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल लॉज होंगे कि इक्वली सबको जस्टिफाई हो, इक्वली सबको ट्रीट हो, इसलिए लॉ तो वही रहेगा फॉर एग्जाम्पल। तो हम भी वही लॉ रखेंगे। अब इसमें आप चेंज क्या करोगे? अगर इक्वालिटी सबको देनी है, हर एक कंट्री में जो इक्वालिटी सभी लोगों को चाहिए, अगर वो रखनी है, तो इसमें चेंज क्या करोगे कॉन्स्टिट्यूशन में? सब तो एक ही रखेंगे, राइट? अगर किसी कंट्री में वुमेन के को लेके अगर कुछ राइट्स अच्छे बनाए या फिर लॉज अच्छे बनाए हैं, हमें भी पता है हमारे यहाँ पे मोलेस्टेशन होता है, जो भी वुमेन है, जो भी हमारे यहाँ की महिला है, उनको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर उनके लिए अगर किसी कंट्री ने कुछ अच्छी लॉज बनाए, तो हम क्यों नहीं बना सकते, राइट? ऐसा ही है, कोई क्रिमिनल केस है या फिर क्रिमिनल कंडीशंस है, उसमें अगर किसी ने अगर क्रिमिनल कुछ काम किया है, तो उसको वो भी कुछ पनिशमेंट ही देंगे, तो हम भी देंगे ही ना। ऐसा ही है। तो ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने कॉपी पेस्ट किया है, तो ऐसा नहीं है। सभी कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक डेफिनेशन है, वो सभी ने एस्टेब्लिश की है, जो कि सभी में कॉमन है, ठीक है। व्हाट मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक इज हाउ इट अडॉप्ट्स फीचर फ्रॉम अदर कंट्रीज टू फिट द लोकल नीड्स। अब देखो ये बात मैंने बहुत बार ये कही है पिछले सीरीज में कि देखो 70 कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी, 70 कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी, और उससे हमारे कंट्री के लिए जो भी बेस्ट था वो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया और हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। और उसको सिर्फ डाला नहीं, हमने उसमें चेंजेस भी हमारे तरीके से उसको चेंजेस भी किए उसमें, और हमने उसको अपनाया। तो हमारे लिए जो बेस्ट है वो तो हम लेंगे, ठीक है, ऑफ ए कंट्री while अवॉइडिंग देयर फॉल्ट्स। अब देखो उनके इसमें जो फॉल्ट्स थे, ठीक है, उसको हमने हटाया और हमारे इसमें लाते वक्त उसको ठीक करवा के या फिर उसको एडवांस बना के हमने हमारे इसमें यूज किया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड दिस नेसेसरी चेंजेस। Ambedkar stated that the main features of the constitution across countries must look similar because the basic of governance have been recognized globally for a long time. तो अब देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस का, वो सेम ही होगा ना। जो इक्वालिटी हो, अपॉर्चुनिटीज हो, या फिर जो भी क्रिमिनल केसेस के रिलेटेड लॉज हो, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, या फिर जो भी है डीपीएसपीज हो, लोगों के भलाई के लिए कुछ काम के लिए हो, ये सारे के सारे तो सेम ही होंगे सभी चीजों में, बस इधर उधर कुछ चेंजेस होंगे। उन्होंने भी वैसे ही किया होगा, राइट? वैसे ही हम कर रहे हैं। सेकेंड अब कहा जाता है, अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। सम क्रिटिक्स से that the Indian Constitution is just a carbon copy of Government of India Act of 1935, जो ब्रिटिश ने इंडिपेंडेंस से पहले हमें दिया था, ठीक है। They claim that the Constitution simply reproduces many of its provisions, especially related to the structure of government. For example, N. Srinivasan and Sir Ivor Jennings, both scholars, pointed out that the Indian Constitution has a lot of similarities in both language and substance in the 1935 Act. Even P.R. Deshmukh, a member of the Constitution Assembly, said that the Indian Constitution was mostly just the Government of India Act 1935 but with adult franchise. वोटिंग का हमारा हमने सभी को हक दिया, बस उतना ही चेंज किया, बाकी सब का सब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वैसे ही रखा गया है, ऐसे कहा गया। पर इस पे भी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है उनका रिस्पॉन्स हम देखते हैं।
कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिडंट apologize for borrowing ideas from the 1935 Act. He explained that borrowing provision from the 1935 Act was not wrong because no one owns the basic ideas of the Constitution. These ideas were meant to be shared and adapted. उन्होंने कहा कि जो 1935 में जो भी एक्ट्स डाले हैं वो किसी एक देश की जागीर नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं ऐसे कि जागीर नहीं है, वो कोई ओन नहीं करते उसको, उन्होंने उसको खरीदा नहीं है। ठीक है, वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मतलब राइट्स है लोगों के जो वहां पे लिखे गए। तो वो बस हमने अगर चीजें वहां पे लिखी है इसलिए वो हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमने कार्बन कॉपी किया। राइट, वो तो हमारा हक ही है। तो फिर क्या हम लोगों को उनके राइट्स ना दे, या फिर डीपीएसपीस ना दे, उनको सिटीजनशिप ना दे? ऐसा तो नहीं हो सकता। राइट, he also said that many of the borrowed provisions were related to the administrative details of how the government functions, which were necessary for the functioning of the government and not a matter of copying ideas. अब देखो, इसमें ऐसा कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो मतलब, और सही भी है, 1935 का जो एक्ट है इसमें बहुत सारे ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चले इसके रिलेटेड नेसेसरी जो फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, जो भी डिटेल्स है, वो वहां पे लिस्ट डाउन किए हैं। राइट, तो ये तो करना ही पड़ता, मतलब ये तो लेना ही पड़ता, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें वहां से उठाई है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, फंक्शनिंग है, उसको डालना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। राइट, ठीक है, हम नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो देखते हैं। अन इंडियन और एंटी इंडियन, सम क्रिटिक्स आर्ग्यू that the Indian constitution is un-Indian or anti-Indian because it doesn't reflect the political tradition and spirit of India. They believe that because of constitution is foreign in nature, it is unsuitable for India and wouldn't work well in the Indian context. Okay. K. Hanumanthaya, a member of Constitution Assembly, said, "We wanted our own music, but what we got was the music of an English band. This happened because our constitution makers were educated in the British way." अब देखो, जिसको क्रिटिसाइज करना है वो करेगा ही, जिसको जैसे कहना है वो कहेगा ही। पर देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है ये हमें पता है। अब देखो, उस टाइम पे अगर हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, वो फॉर एग्जांपल हम लेंगे कुछ जो लॉ मेकिंग पावर्स है लेजिस्लेचर के बाद पास, तो कुछ पावर्स को सिंपल मेजॉरिटी से भी हम पास कर सकते हैं लॉज को, और कुछ को स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए। तो हमने दोनों का एक ब्लेंड रखा है। जो यूएस और जो यूके का जो लॉ मेकिंग पावर है उसका हमने ब्लेंड रखा है। तो ये चीज़ें अगर हमें सिर्फ ऐसा करना होता कि फॉरेन का कुछ तो लेना होता और हमें करना होता, सिर्फ किसी एक को फॉलो करना होता, तो हम यूके का करते या फिर यूएस का करते या फिर यूएसएसआर का करते, आयरिश का करते। पर हमने जो हमारे लिए बेस्ट था वो सभी से हमने उठा के हमारे लिए हमने बनाया है। इसलिए ये कहना कि ये अनसुटेबल है, ये फॉरेन इन नेचर है वगैरह, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है। Similarly, Loknath Mishra, another constituent assembly member, criticized the constitution as a slavish imitation of Western ideas. अब देखो, ये कहने के लिए तो है, मतलब जिसको जो कहना है वो कह सकता है। पर देखो, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से पढ़ा है वो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को समझा है, तो जो भी बहुत सारे उसमें लॉयर्स थे, बहुत सारे लोग थे इन्वॉल्व, और सभी ने मिलके उसको बनाया है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स थे, उन सभी का कहना यही था कि जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो सभी चीजों का हमने सोच विचार करके ही हमने बनाया है। तो ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है और उनकी जो टीम थी, उनका सभी का मिला के ये एज अ कलेक्टिव ये इनपुट्स थे इसके बारे में, और उन्होंने हमारे देश के लिए जो भी सही था वही उन्होंने किया था। ठीक है। तो
Lakshmi Narayan Sahu also argued that the constitution lacked a connection of the fundamental spirit of India and would not work well in India. अब देखो, इतना कह के भी हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सही तरह से चला है, बहुत ठीक चला है, बहुत ही उम्दा तरीके से हम कह सकते हैं चला है। इसलिए ये बात ही नहीं हो सकती कि हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल स्पिरिट है ये लैक कर गया और ये टिकेगा नहीं, ये ठीक से चलेगा नहीं। अभी तक इतना स्ट्रांगली और पूरे हमने वर्ल्ड को दिखा दिया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इससे बड़ा प्रूफ कुछ दे ही नहीं सकते। समरी ऑफ क्रिटिसिज्म: अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू वेस्टर्न and doesn't match Western and doesn't match the traditional Indian political system or its spirit। ठीक है, ये समरी है इन क्रिटिसिज्म्स की। पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन: critics argue that the Indian constitution is un-Gandhian because it does not follow the philosophy and ideals of Mahatma Gandhi ji। They say that the constitution should have been based on the idea of village panchayats and district panchayats, which Gandhi favored for Indian governance. K. Hanumantaya again pointed out the constitution was not what Gandhi wanted for India. K. Prakasam, another constitution assembly member, believed the constitution failure to include Gandhian ideas was because Ambedkar didn't participate in the Gandhian movement and was not interested in Gandhi's view। अब देखो, ये क्रिटिसिज्म कहने के लिए तो सही है, पर सच में अगर बताया जाए तो जो भी गांधी जी है उनका जो जो उनके जो माइंडसेट था या फिर उनकी फिलॉसफी, उनके जो फिलॉसफी थे वो हमने डीपीएसपी में भी हम देख सकते हैं। डीपीएसपी में भी उनके लिए थे। तो ऐसा कहना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कुछ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे गांधी जी के फिलॉसफी के साथ ऐसे वैसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। डीपीएसपीज में बहुत सही तरीके से हमने उसको ऐड किया है। और आगे बढ़ते हुए हमने अभी अभी देखा कि बाद में हम इसको जो पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज का जो भी ये है, ये अमेंडमेंट लाके वो भी हमने इंट्रोड्यूस किया था। गवर्नमेंट सिस्टम, 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस की थी, राइट। तो वो भी है हमारा गांधीयन जो भी फिलोसफी ऑफ पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज वो भी हमने लाई है, ठीक है। एलिफेंटाइन साइज: अब देखो इसका बहुत बड़ा है, ये कहा ही गया, पहले से ही बोला जाता है कि इसको बड़ा है बल्कि है, पर ठीक है, मतलब हमने हर एक चीज लिख के रखी है, किसी के आगे झुकने की या फिर किसी को बाद में इस पे सवाल करने की या फिर इस पे फिर से माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हमने पहले से ही इसकी तैयारी करके रखी थी, ठीक है। अब देखो लास्ट वन, criticism, sorry, paradise of the lawyers. Some critics believes that the Indian constitution is too legalistic and complicated। ये तो सही बात है। इन सभी में मेरे को लगता है ये जो है ये क्रिटिसिज्म बहुत सही है कि देखो ये बहुत ही ऐसे लैंग्वेज में है जो लीस्ट या फिर सिंपल जो बंदा है उसको ये समझ में नहीं आ सकती। इसको हिंदी वर्जन जो है वो हमारे लिए अच्छा है, मतलब हम पढ़ सकते हैं। पर हाँ, ये जो क्रिटिसिज्म है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा है, लीगलिस्टिक लैंग्वेज में लिखा है, तो ये भी बात सही है। तो ये हुआ आज का हमारा सेशन और इसमें हमने बात की बहुत सारी चीज़ों पे और क्रिटिसिज्म भी देखा, कुछ फीचर्स भी देखे। आपके इस पे क्या राय है, ये आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा थिंक करना इस पे। क्या क्या आपको लगता है आज के सेशन के बाद कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो आपको लगती है कि हाँ, ये चीज़ें जो है आपको भी लगती है कि ठीक है, आपका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है। तो वो आप अपने रखना, कमेंट्स में ऐड करना एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और हाँ, टेबल भूलना मत, जो भी एंड में टेबल है उसको आपको बाय हार्ट ही करना है, उससे बहुत सारे प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बाय।